नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूं अपने एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो चलिए साथियों, कल हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो मैंने आपको बताया कि हम कल देख रहे थे, हमने पढ़ा कि जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के बारे में हमने पढ़ा। मोहम्मद गोरी के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है जिसको लाख बख्श का टाइटल दिया होता है और इस गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस गुलाम का नाम क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यह जो ऐबक है, ये क्या करते हैं कि इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कब से कब तक की थी? तो इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इनका शासन चला था 1210 तक। तो इनके बारे में हमने देखा कि इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने करवाया, कुवत इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनवाई थी, और एक इन्होंने क्या किया था, जो अजमेर है उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा है वो बनवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा आज हम देखते हैं, उसकी जगह पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या करते हैं, अपना जो दास होता है यानी इनका दामाद होता है, तो बीच में वो आ जाते हैं, आराम शाह शासक आते हैं। तो आराम शाह क्या करते हैं कि आराम शाह ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उनको याद किया जाए, तो आराम शाह ने कुछ नहीं किया, हमने देखा। फिर उसके बाद में आ जाते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश क्या होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। फिर ये जो इल्तुतमिश के बारे में हमने देखा। फिर नेक्स्ट हम देख रहे थे कि इनकी इल्तुतमिश है, इनकी पुत्री होती है, इल्तुतमिश की एक पुत्री होती है रजिया सुल्तान। यानी इल्तुतमिश अपने दल चालीसा का वो गठन करते हैं, यानी वो ऐसे सुल्तान होते हैं जो खलीफा से शासन करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इल्तुतमिश ने बहुत सारे सुधार के कार्य किए थे। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपनी जो पुत्री है रजिया सुल्तान, इसको शासन वो सौंप गए थे। तो रजिया का शासनकाल पूछा जाता है, 1236 से लेकर 40 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल होता है। और इस अपने शासनकाल में ये क्या करती है कि ये पहली महिला थी मुगल सल्तनत की, ये पहली महिला थी जो क्या करती है, मुगल सल्तनत की पहली महिला होती है जो शासक बनती है। तो ये पहली महिला शासिका थी। और ये जो रजिया सुल्तान थी, इसका एक दास था जिसका हमने देखा था, इसका एक दास था जिसका नाम था याकूत। उस याकूत को दल चालीसा पे मरवा दिया था। और फिर बाद में ये जो एक बठिंडा के गवर्नर होते हैं अल्तुनिया, तो जो अल्तुनिया है वो जब विद्रोह कर देते हैं, तो रजिया उस विद्रोह को दबाने जाती है, तो वह हार जाती है, और हार जाने के कारण रजिया को अल्तुनिया से विवाह करना पड़ता है। और जब ये वापस लौट रहे होते हैं तो हरियाणा के निकट ही डकैत यानी चोर, उन्होंने इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी रजिया की हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद में रजिया के बाद में एक शासक आते हैं बहराम शाह। रजिया के बाद में एक शासक आते हैं बहराम शाह। तो ये बहराम शाह है, ये भी कुछ नहीं करके जाते हैं, बहराम शाह भी यूं ही आराम करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद में एक शासक आते हैं मशहूर शाह, तो मशहूर शाह ने भी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में शासक आएंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद नामक एक शासक आते हैं। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने वैसा कोई खास काम तो नहीं किया था, लेकिन ये जो टोपी होती है, ये जो सिर पर ओढ़ने की टोपी होती है, ये टोपी अच्छी बनाते थे। ये क्या करते थे? टोपी अच्छी बनाते थे। अब उसके बाद में जो शासन हम देखेंगे, तो मोस्ट जो हमें देखने को मिलेगा, ताकतवर शासक देखने को मिलेगा, वह होता है बलबन। जो अगला हमारा मोस्ट जो शासक यानी इस जो गुलाम वंश जो चल रहा है, इसका जो अंतिम जो पावरफुल शासक होता है वह होता है बलबन।
तो ये जो बलबन होता है इसका शासन होता है 1266 से लेकर 1286 तक इनका टाइम पीरियड होता है। तो बलबन क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। बलबन क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बलबन ने क्या किया कि सबसे पहला काम इन्होंने किया, बलबन ने पहला काम इन्होंने किया कि इसने जो सुल्तान का पद था, सुल्तान का पद यानी सुल्तान का पद था इसको पावरफुल बना दिया था, सुल्तान के पद को पावरफुल बना दिया। पहला काम इन्होंने ये किया। दूसरा काम इन्होंने किया था कि जो इल्तुतमिश ने दल चालीसा बनवाया था, इल्तुतमिश ने जो दल चालीसा का गठन किया था उस दल चालीसा को खत्म कर दिया, दल चालीसा को खत्म कर दिया, यानी इसने उस प्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसने एक उपाधि धारण की थी, बलबन ने उपाधि धारण की थी जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की ये उपाधि धारण करता है। जिल्ले इलाही का अर्थ होता है खुदा की परछाई, जिल्ले इलाही का अर्थ होता है खुदा की परछाई। तो ये खुदा की परछाई ये किसने धारण की थी, बलबन ने ये उपाधि धारण की थी। और एक इसने जो केंद्रीय सैन्य विभाग, केंद्रीय सैन्य विभाग का केंद्रीय सैन्य विभाग का केंद्रीय सैन्य विभाग का गठन किया, केंद्रीय सैन्य विभाग का गठन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये क्या करते हैं, केंद्रीय सैन्य विभाग का गठन करते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने अगला काम किया कि इन्होंने एक तो इन्होंने लागू किया सिजदा, सिजदा, एक किया पाबोश, सिजदा पाबोश, और एक सिजदा पाबोश और एक नवरोज। नवरोज जो त्योहार जो मनाया जाता है वो भी इन्होंने ही लागू किया था। तो देखो सिजदा ये इन्होंने दरबार में ये प्रणाली लागू की। सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम करना, सिजदा का मतलब होता है झुककर सलाम, झुककर सलाम करना, सिजदा यानी झुककर सलाम करना। और पाबोश का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना, सुल्तान के पैरों को, सुल्तान के पैरों को चूमकर, सुल्तान के पैरों को चूमकर सलाम करना, सुल्तान के पैरों को चूमकर सलाम करना। और नवरोज होता है ये ईरानी नववर्ष होता है, यानी नववर्ष की जो नववर्ष के रूप में उपलक्ष्य में जो त्योहार मनाया जाता है उसको नवरोज कहा जाता है। और यही इसने लागू किया था। और अंतिम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक प्रश्न आता ही आता है, बिल्कुल पुटअप किया जाता है। तो जो रक्त और लोहे की नीति, रक्त और लोहे की नीति भी बलबन ने ही अपनाई थी, रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो ये कार्य है वो बलबन अपने कार्य जो कार्यकाल होता है उसमें करते हैं। इन्होंने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। तो जो गुलाम वंश था उसका जो अंतिम शासक था वह था बलबन। बलबन के बाद में एक शासक और आते हैं जिनका नाम होता है केकुबाद, लेकिन केकुबाद है वो कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो खिलजी वंश की स्थापना, अगला जो वंश हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलजी वंश, अगला वंश हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। अब देखिए साथियों, जो खिलजी वंश था इसका जो समय चलेगा वो चलेगा हमारा 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 1320 तक। तो खिलजी वंश की जो स्थापना, खिलजी वंश की स्थापना देखे तो खिलजी वंश की स्थापना कौन करते हैं, तो ये करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना करते हैं जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी है
वो खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये खिलजी वंश की स्थापना करते, इनका शासनकाल होता है 1290 में ये स्थापना करते हैं, 1290 से 96 तक इनका शासनकाल होता है। लेकिन इनका एक जलालुद्दीन खिलजी है, ये इनके एक जो इनका एक छोटे भाई का लड़का होता है जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। यानी जो दूसरा मोस्ट जो शासक आता है खिलजी वंश का, वह आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इनका जो शासनकाल होता है वो 1296 से लेकर के 1316 तक होता है। 1296 से लेकर 1316 तक इनका शासनकाल होता है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनका असली नाम होता है अली गुरशार्प। असली नाम अली गुरशार्प, अली गुरशार्प होता है। इनका असली नाम होता है अली गुरशार्प। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं। इनकी दो महत्वाकांक्षाएं होती है। अलाउद्दीन खिलजी की दो महत्वाकांक्षाएं होती है। पहली महत्वाकांक्षा होती है इनकी विश्व को विजित करना। अलाउद्दीन खिलजी की पहली महत्वाकांक्षा होती है विश्व को विजित करना। और विश्व को विजित करना इनकी पहली महत्वाकांक्षा होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो साथियों सिकंदर थे जिन्होंने पूरे विश्व को विजित भी किया और फिर उसके बाद में उसको भोग भी नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो जाती है बीच में ही। और अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये महत्वाकांक्षा रखते हैं विश्व को विजित करने के लिए, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा जाता है। दूसरा सिकंदर उस सानी के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या करते हैं कि ये भी महत्वाकांक्षा रखते हैं विश्व को विजित करने की। और दूसरी इनकी महत्वाकांक्षा थी वो थी नया धर्म चलाना। इनकी महत्वाकांक्षा क्या थी? नया धर्म चलाना इनकी दूसरी महत्वाकांक्षा थी। यानी ये नया धर्म भी चलाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे उत्तरी भारत को जीत लिया। और जो दक्षिण के 4 राज्य थे, देवगिरी, वारंगल और जो द्वार समुद्र और मदुरई। देवगिरी, दूसरा था वारंगल, तीसरा था द्वार समुद्र और चौथा था मदुरई। यानी ये जो दक्षिण भारत के ये 4 राज्य थे, इनमें से इन्होंने केवल कर वसूली ही की, इनको इन्होंने जीता नहीं था। अब देखो, जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे, उनका जो अधिकार है, दक्षिण भारत के जो राज्य थे, उनका अधिकार इन्होंने किसको दिया था? मलिक काफूर को। किसको दिया? मलिक काफूर को। यानी इनका एक दास था मलिक काफूर, और इसी मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में ही खरीदा था। दिनार में खरीदा था, इसलिए इन्हें 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अगला इनके समय क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। इनके समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। अब हम आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सैनिक सुधार किए।
इन्होंने पहला काम किया सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म यानी हुलिया व्यवस्था। तो इन्होंने सैनिकों के लिए हुलिया व्यवस्था, सैनिकों के लिए हुलिया व्यवस्था, सैनिकों के लिए इन्होंने हुलिया व्यवस्था लागू की, यानी सैनिकों के लिए इन्होंने यूनिफॉर्म बनाई, तथा घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था, घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था, घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था, यानी घोड़ों पर मुहर लगाई जाती थी जिससे ये पता चल जाता कि ये घोड़ा किस सेना का है। और तीसरा काम इन्होंने किया था सैनिकों को नगद वेतन, तीसरा काम इन्होंने किया था सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। यानी इससे पहले जितने भी सैनिक होते थे उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए पहला किया, इनके लिए हुलिया व्यवस्था की। दूसरा इन्होंने क्या किया, घोड़ों के लिए दाग व्यवस्था, यानी घोड़ों मोहर लगाई जाने लगी। और तीसरा ये क्या करते हैं, सैनिकों को नगद वेतन देते हैं। अब उसके बाद में देखो अगला अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, अगला अलाउद्दीन खिलजी करते हैं कि ये क्या करेंगे, ये इनकी बाजार सुधार प्रणाली, यानी अलाउद्दीन खिलजी है वो बाजार सुधार प्रणाली भी, यानी इनके बाजार सुधार है वो भी महत्व रखते हैं। इन्होंने देखो क्या क्या बाजार सुधार किए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, तो दीवान ए रियासत नामक विभाग बनाया। बाजार सुधार के लिए दीवान ए रियासत नामक विभाग बनवाते हैं, दीवान ए रियासत नामक विभाग बनवाते हैं। पहला तो ये करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं कि बाजार में गुप्तचर की नियुक्ति करते हैं। एक बाजार में गुप्तचरों की नियुक्ति करते हैं ताकि निगरानी रखी जा सके। और इन गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, बरीद, इन गुप्तचरों को क्या कहा जाता है, बरीद कहा जाता है। अगला ये क्या करते हैं, बाजार में एक अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं, बाजार में अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं। और उस अधीक्षक को क्या कहा जाता है, शहना कहा जाता है, उस अधीक्षक को क्या कहा जाता है, शहना कहा जाता है। ये प्रयास, ये सुधार ये करते हैं। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, कीमत को कम करके इन्होंने एक इम्पोर्टेंट काम किया था कि ये बाजार की जो कीमत होती है उसको कम कर देते हैं, बाजार की कीमत को कम कर देते हैं और उसे बाद में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, यानी कीमत को कम करके फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। और अगला ये क्या करते हैं, कीमत को कम करके फिक्स करने के बाद में अगला काम ये करते हैं, जो आज हम राशनिंग प्रणाली देखते हैं वह राशनिंग प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी की देन है। यानी जो राशनिंग प्रणाली है वो भी किसकी देन है, अलाउद्दीन खिलजी की देन है। तो साथियों आज हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी तक हमने देखा था। तो इसमें सबसे पहले हमने गुलाम वंश देखा, फिर गुलाम वंश का हमने अंतिम जो मजबूत शासक था वो देखा, बलबन थे। बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। और बलबन ने क्या किया था, अपना जो पद होता है, सुल्तान का पद होता है, उसको थोड़ा पावरफुल बना लिया था। दल चालीसा की इन्होंने हत्या करवा दी थी। और जो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही का मतलब होता है खुदा की परछाई। फिर उन्होंने जो परिणाम करने के जो तरीके थे वो उन्होंने थोड़े बदले, उन्होंने सिजदा, पाबोस और नवरोज ये भी लागू किए। तो नवरोज तो होता है नववर्ष की खुशी में मनाया जाता है, पाबोस यानी सुल्तान के चरणों को चूमकर फिर बाद में उन्हें प्रणाम करना, और सिजदा यानी झुककर सलाम करना। फिर उसके बाद में एक और आते हैं, केकूबाद आते हैं, वो कुछ नहीं करते। फिर उसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी करते हैं। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी है उन्हीं के, ये जो उनके भाई के पुत्र होते हैं यानी भतीजे होते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजे होते हैं
ये अलाउद्दीन खिलजी, और बाद में यही अलाउद्दीन आगे जाकर अपनी जो चचेरी बहन होती है उसी से ये निकाह करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो दास था, इनका जो जिनको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था, 1000 दिनारी के नाम से जिनको जाता था, जिनको 1000 दिनार में खरीदा था, मलिक काफूर, इस मलिक काफूर से अलाउद्दीन खिलजी है वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी खिलजी वंश को आगे चलाते हुए आगे हम पढ़ेंगे मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक कर, अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ में शेयर करें। और सभी का जो हार्दिक अभिनंदन, सभी का आभार। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और थैंक यू ऑल ऑफ यू।